हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ऋषभ वेद। लास्टली मैंने एक प्लेलिस्ट अपडेट की थी, इसके अंदर सीए फाइनल एसपीओएम सेट दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के ऑल द मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैंने रिवीजन करवाया था और आई रिसीव वेरी गुड पॉजिटिव रिस्पांस। आप सभी लोगों का इतना प्यार दुलार मिला कि वो वीडियोस बहुत अच्छे व्यूज के साथ में अच्छी चल रही है। लेकिन उसके अंदर काफी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि हमको हिंदी के अंदर भी एक रिवीजन सीरीज चाहिए, ताकि हम जो नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स है, जो कि नॉर्थ साइड के स्टूडेंट्स है, उन लोगों को इंग्लिश के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी दीज रिवीजन वीडियोस के जरिए क्या कर सकते हैं, अपना फायदा कर सकते हैं और एसपीओएम एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर सकते हैं। फॉर ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने अभी तक इस प्लेलिस्ट का यूज करके, जो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, उसका थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा ने उसका यूज कर करके अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, और वो भी जस्ट 2 और 3 दिन की प्रिपरेशन से। सो यू कैन ट्रस्ट दिस सीरीज 101% टू क्लियर योर एग्जाम एज वेल। तो ये जो रिवीजन सीरीज होने वाला है, इसके अंदर हम लोग ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके जो एसपीओएम के रिलेटेड है सेट ए से सारे के सारे डिस्कस करेंगे, और रिवीजन लेक्चर्स टाइप का रहेगा। और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का सीरीज भी ऑलरेडी साइमल्टेनियसली यूट्यूब पे चल रहा है, तो आप वहां पे जाकर के इसके रिवीजन लेक्चर्स भी, क्वेश्चन एंड आंसर रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो इस फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज हम लोग कवर करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। So now, without wasting much of time, let us begin. अच्छा, ये रिवीजन वीडियो चालू होने से पहले एक बात बता देता हूँ कि ये एंटायर पीडीएफ यू कैन गेट इन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। प्लीज 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 उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मोर देन 3600 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं आज के दिन में, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ये नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, और ट्रस्ट मी गाइस, यू विल बी एबल टू क्लियर, आप भी अपना एग्जाम क्लियर कर सकोगे वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन सीरीज। ओके, सो या, तो वी आर गोइंग टू कवर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अच्छा ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो मेन इंटेंशन समझते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का। सबसे पहले जो फॉरेन एक्सचेंज, जो भी आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो भी फॉरेन से पैसा आता है या फिर फॉरेन के अंदर जो पैसा जाता है, उससे रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज जो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे वो है डोनेशन या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर कोई इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई डोनेशन आता है, या फिर इंडिया से हम लोग कोई बाहर डोनेशन करते हैं, तो उस केस के अंदर यार फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस के अंदर आपका आता है एफसीआरए, दैट इज योर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट। तो वो वाला एक्ट है जो कि हम लोग आई थिंक इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग वो वाला डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग मेजरली आपका जो कमर्शियल पार्ट होता है, जो कि मेजरली जो कमर्शियल रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज इस एक्ट के अंदर कवर है, और हम लोग उसी का उसी एक्ट को भी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें काफी सारी डेफिनेशन देके रखिए। इफ यू सी, आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर मोर देन 100 पेजेस का ये चैप्टर है, बट ये पूरे समराइज, उसको पूरे चैप्टर्स को मैंने समराइज किया इन जस्ट 10-12 पेजेस में, नॉट इवन पेजेस, साइड्स के अंदर 10-12 साइड्स से ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पेज के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। So now let us start. So lot of definitions are there, but only relevant definitions which are मतलब जो आपके एग्जाम से पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग खाली उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है ऑथराइज्ड पर्सन। तो आप कई जगह, आप इस चैप्टर के अंदर काफी सारे जगहों पे देखोगे कि ऑथराइज्ड पर्सन एक टर्म दिया हुआ है। सो व्हाट डज दिस मीन? ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब होगा एक ऑथराइज्ड डीलर, which can be your एडी कैटेगरी 1 बैंक, एडी कैटेगरी 2 बैंक, या फिर एडी कैटेगरी 3 बैंकर। तो ये ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 जो होता है वो बोलता है कि आपका मनी चेंजर। मनी चेंजर बोले तो ये रूरल एरियाज में काफी एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे गांव के अंदर जो फॉरेन के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, जो बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, वो फॉरेन से इंडिया के अंदर पैसा भेजते हैं। तो दो को मतलब गाँव के अंदर क्या है कि एक एक दुकानें होती है जहां पर वो मनी एक्सचेंज करके देते हैं हमको। तो ये आप उसको समझ सकते हो। और थर्ड वन इज योर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, विच इज योर एसईजेड यूनिट। सो एसईजेड मतलब एक बैंकिंग यूनिट है विच इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उसको एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहा जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, एंड ओनली 3 पर्सन्स हैव बीन इंक्लूडेड। वो है कि आपका ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ एसईजेड। सो ये 3 चीजें हैं जो आपके ऑथराइज्ड पर्सन की डेफिनेशन में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से बी और सी होने वाली है। सो बी, सी एंड डी, अब जो डेफिनेशंस आने वाली है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो इसके अंदर फेमा के अंदर आपके 2 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है यार करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे CAT, कैट, एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे CUAT। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट विल बी कॉल्ड एज CUAT, एंड जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कैट, CAT, कैट। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन होता है जिसके अंदर असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया of person resident in India. If you see point number A, it talks about
assets and liabilities including contingent liabilities of person resident in India which is situated outside India. मतलब एक इंडियन रेजिडेंट, हम लोग सब इंडियन रेजिडेंट्स है, हमारा कोई भी एसेट या फिर लाइबिलिटी या फिर कंटिजेंट लाइबिलिटी विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर हम उन एसेट लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटी इन तीनों चीजों में से किसी में भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन के अंदर आएगा। और पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, assets and liabilities in India of person resident outside India, मतलब assets and liabilities which are situated in India, मतलब एक person outside India में situated है, let's say Joe Biden who is situated in America, उसका अगर इंडिया के अंदर कोई भी asset या फिर कोई भी liability है, इंडिया के अंदर कोई भी asset और liability है और बाइडन इंडिया के अंदर उन asset और liability से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आएगा। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे कंटिजेंट लाइबिलिटी भी इंक्लूडेड होता है, मतलब अगर पर्सन इंडिया का है और उसकी कोई भी एसेट और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी, मतलब इंडिया वाले पर्सन के लिए अगर 3 चीजों में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा और वो 3 चीजें हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज और कंटिजेंट लाइबिलिटीज। लेकिन अगर कोई आउटसाइड इंडिया वाला बंदा है और उसके लिए सिर्फ 2 ही चीजें एप्लीकेबल है, दैट इज एसेट्स और लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटी इज नॉट कवर्ड अंडर योर पॉइंट नंबर बी। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन आई होप इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग ऑन टू द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो ये उसका अपोजिट होना, मतलब कोई भी एसेट लाइबिलिटीज और कंटिजेंट लाइबिलिटी को रिलेटेड अगर इसको छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। इसका एग्जांपल बोलूं तो अगर मैंने आउटसाइड इंडिया में गुड्स बेचे, मैंने इंडिया से मैंने एक्सपोर्ट किया और उसका मेरे को पेमेंट रिसीव हुआ, तो वो आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर डी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एक तो यहाँ पे डेफिनेशन थी और एक यहाँ पे थी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो इसके बारे में समझ लेते हैं कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होगा। So point number D talks about person resident in India, PRI. Person resident in India is PRI. Person resident outside India is PROI. So please be very careful with this. Person who is residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year. मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 दिन 182 डेज से ज्यादा अगर वो इंडिया के अंदर रहा है तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। लेकिन इसके अंदर में 3 लोगों को एग्जाम किया गया। उसके अंदर क्या बोलता है कि बट इट डज नॉट इंक्लूड, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड होगा। पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और एनी अदर पर्पस विच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया। मतलब एक बंदा, मैं अगर इंडिया के अंदर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 डेज के लिए अगर इंडिया में रहा हूं तो मैं पर्सन रेजिडेंट इंडिया बन जाऊंगा। लेकिन इफ आई एम गोइंग आउटसाइड इंडिया, अगर मैं यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहा हूँ 3 चीजों के लिए, या तो बिजनेस करने के लिए बाहर जा रहा हूँ या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई ईवाई में जॉब लग गया आउटसाइड इंडिया ग्लोबल ऑडिट के अंदर तो मैं बाहर जा रहा हूँ, या फिर थर्ड कैटेगरी मैं आउटसाइड इंडिया जा रहा हूँ एक ऐसे पर्पस के लिए जहां से मेरा वापस लौटना अनिश्चित है, उसमें गारंटी नहीं कि मैं वापस आऊंगा और आऊंगा इसका कोई गारंटी नहीं कि मैं कब वापस आऊंगा, एक अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर मैं इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा हूँ तो इन सच ए केस आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाओगे। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। इवन इफ अगर आप 182 दिन भी रहे हो, लेकिन अगर आप इन 3 कारणों की वजह से इंडिया से बाहर जाते हो तो आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाओगे नहीं। पॉइंट नंबर 2 टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु हैज कम और स्टे इन इंडिया। मतलब आप 182 दिन इंडिया के अंदर नहीं रहे, आप 182 दिन इंडिया के अंदर नहीं भी रहे, लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर आते हो, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आते हो 3 कारणों की वजह से, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर एनी पर्पस विच shows your intention to stay in India for any uncertain period, तो उस केस के अंदर आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाओगे। So I hope this definition is very very clear to all of you. Okay. Now any person or body corporate who is registered or incorporated in India, मतलब so ये तो डेफिनेशन थी हमारी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एनी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट, या तो कोई भी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कोई कंपनी which is registered or incorporated in India, मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी एजेंसी ब्रांच विच इज एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई भी एजेंसी अगर इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो भी उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब एक एजेंसी या फिर ऑफिस या फिर कोई ब्रांच विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो अगर इंडिया वाला कोई बंदा ओन करता है, अगर मेरी फॉरेन के अंदर एक सब्सिडरी मैंने खोल के रखी तो वो भी इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के पर्पसेस से पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। So I hope this definition is very very clear for you. Very important definition from your exam perspective.
पॉइंट नंबर ई टॉक्स अबाउट पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया किसको बोलेंगे? मींस अ पर्सन हु इज नॉट अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. हमने जाना कि ये पूरी पांच लोगों में से 4 लोग पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होंगे, तो एक पीछे बचा जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा. तो इसका डेफिनेशन ऐसा हो गया कि जो व्यक्ति पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. और तो और मतलब मैं बोल रहा हूँ 101% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करोगे आपका एसपीओ. दिस इज माय गारंटी. प्लीज वॉच दिस प्लेलिस्ट at least twice and solve the question and you'll be done. That's all. Point number 2 talks about dealing in foreign exchange. अच्छा, अभी आपने क्या किया? आपने फॉरेन एक्सचेंज में अपने सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ा. आपने डेफिनेशन के अंदर सीखा कि ऑथराइज पर्सन कौन है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन है, हु इज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है. सो ये मोटा मोटी एक आपने अंडरस्टैंडिंग लिया. अभी पॉइंट नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. तो सेक्शन नंबर 3 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल विदाउट द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना आरबीआई की जनरल परमिशन या फिर स्पेशल परमिशन के बगैर ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता. ये जो 4 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं ये ट्रांजैक्शन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे भले वो इंडिया का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो. तो दिस ट्रांजैक्शन के लिए आपको आरबीआई का या स्पेशल या फिर जनरल परमिशन चाहिए होगा. सो व्हाट आर दोस ट्रांजैक्शंस? नंबर 1, डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेक्स फॉरेन सिक्योरिटी नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन. ऑथराइज्ड पर्सन का हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ा था. अगर आप ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हो लेकिन फिर भी आप ट्रांजैक्शन करते हो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, मैं एक ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं किसी को कि तुम लाके मेरे को फॉरेन एक्सचेंज दो, मैं तुमको उसके बदले में आईएनआर दूंगा, तो दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एंड आई कैन बी गिल्टी अंडर योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो ये मैं नहीं कर सकता. पॉइंट नंबर बी टॉक्स अबाउट मेक एनी पेमेंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन बीइंग पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. मतलब मैं किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं किसी भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए किसी भी तरीके से कोई भी तरीके का पेमेंट करता हूं तो वो अलाउड नहीं है. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ, लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल फर्स्ट. अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ब्रदर हैज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया. मतलब मेरा एक भाई है जो कि आउटसाइड इंडिया में रहता है, कई सालों से नहीं आया, वो उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है इंडिया के अंदर, कुछ भी कारणों से वो उसका क्या रिन्यूअल नहीं कर पाया, तो उसने मेरे को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे उस पॉलिसी का रिन्यूअल कर देना. तो क्या मैं इंडिया के अंदर जो व्यक्ति बैठा हूं, मैं क्या टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ द पर्सन हु इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जो बंदा बाहर बैठा हुआ है, क्या उसके बिहाफ पे मैं पेमेंट कर सकता हूं क्या? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली नो. मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है. अगर आपको करना है तो आपको आरबीआई का जनरल या फिर स्पेशल पर्पस परमिशन लेना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 3 टॉक्स अबाउट रिसीव्स एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. मतलब आई एम रिसीविंग एनी पेमेंट बाय ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. मतलब मैं रिसीव कर रहा हूं एनी पेमेंट, मैं किसी भी बाहर वाले व्यक्ति से किसी भी तरीके का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता. एंटर्स इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, में किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकता until and unless I have a general or prior permission from Reserve Bank of India. तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 था. This example also we have discussed. Now point number 3 talks about करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. अभी हमने पहले पढ़ा था कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं. अभी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर 3 शेड्यूल्स है. पहला शेड्यूल बोलता है कि जो ट्रांजैक्शन विच इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, मतलब ये ट्रांजैक्शन तो आप कर भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. पॉइंट शेड्यूल नंबर 2 टॉक्स अबाउट शेड्यूल नंबर 2 टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शंस व्हिच नीड्स प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए वो शेड्यूल 2 में कवर होता है. और शेड्यूल 3 के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं जिसमें आपको आरबीआई का प्रायर परमिशन चाहिए होता है. तो ये 3 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं. ये 3 तरीके के शेड्यूल्स है आपके पास में. फर्स्ट वन में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन. सेकंड शेड्यूल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सीजी, इफ यू सी देयर आर 2 लेटर्स सीजी, दैट मींस 2. तो शेड्यूल 2 के अंदर कवर होते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन लगेगा. और शेड्यूल 3 जिसके अंदर आपको कवर हो गए, शेड्यूल 3 के अंदर आप देखेंगे रिजर्व बैंक का परमिशन चाहिए, तो आरबीआई 3 लेटर्स है, तो सेम शेड्यूल 3 लेटर्स, दैट इज आरबीआई का प्रायर परमिशन यू रिक्वायर in order to undertake these transactions. So let us discuss what are these schedules. Now अब आप देखेंगे तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस क्या है. सबसे पहले ट्रांजैक्शन है कि लॉटरी विनिंग्स. आप किसी भी तरीके का आप रेमिटेंस नहीं कर सकते, कैन नॉट मेक रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स. आपको लॉटरी लगी तो आप उस लॉटरी की मनी को आउटसाइड इंडिया रेमिट नहीं कर सकते. ठीक है. इनकम फ्रॉम रेसिंग और राइडिंग, आपने कोई हॉर्स कंपटीशन में पार्ट लिया, आपको कोई इनकम हुई, आप फर्स्ट प्राइज जीत गए हॉर्स राइडिंग के अंदर, तो वो आप इनकम को आउटसाइड इंडिया में ट्रांसफर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट परचेज लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल, स्वीप स्टैक्स. मतलब ये 4 ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप कोई रेमिट नहीं कर सकते अमाउंट आउटसाइड इंडिया, या फिर आउटसाइड इंडिया से इंडिया में नहीं आ सकता क्या, एनी अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग लॉटरी टिकट, मतलब लॉटरी टिकट खरीदने के लिए आप नहीं कर सकते. दूसरा बैंड मैगजीन्स जो कि बैंड है उसके लिए आप नहीं कर सकते. तीसरा फुटबॉल स्टेक्स, फुटबॉल पूल्स और स्वीप स्टेक्स. तो ये 4 ट्रांजेक्शन ऐसे है जिसको करने के लिए आप ना ही पेमेंट, जिनको खरीदने के लिए, जिनकी टिकट्स को खरीदने के लिए आप ना ही बाहर पैसा भेज सकते हो, ना बाहर से पैसा ले सकते हो.
Point number D talks about payment of commission in forex on exports made towards equity investment in joint venture या wholly owned subsidiary of India company abroad. मतलब पेमेंट ऑफ कमीशन इन फॉरेक्स, आप पेमेंट ऑफ कमीशन कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज में of on exports made towards equity investment in joint venture or wholly owned subsidiary in India of company which is located outside India. Point number E talks about remittance of dividend by any company to which the requirement of dividend balancing is applicable. अभी dividend balancing पे अगर मैं जाऊंगा तो इसमें it will take more of time. So since this is a revision video, since we are not covering this in depth revision कि मतलब एक एक वर्ड का टर्म क्या होगा, अगर मैं इतना चला गया तो it will take a lot of time. So या इतना ध्यान रखिएगा कि remittance of dividend by any company which is located in India तो which requirement of dividend balancing is applicable, मतलब जिस पे dividend balancing की requirement applicable है वो cannot make any dividend payment outside India. Now payment of commission on export under rupee state credit route except commission up to 10% of invoice value of export of tea and tobacco. आप पेमेंट कर रहे हो एक्सपोर्ट का अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, एक रूपी स्टेट क्रेडिट रूट होता है उसके अंदर आप पेमेंट का कमीशन का पेमेंट कर रहे हो, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कमीशन का पेमेंट कर सकते हो अप टू 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ टी एंड टोबैको, दैट इज अलाउड. मतलब अगर आपने टी और टोबैको का एक्सपोर्ट किया है तो उसके अंदर आप 10% तक का सीलिंग आ सकता है. तो ये 10% की जो लिमिट है अप टू 10%, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि what is the exemption up to which limit can be up to a payment of commission can be made outside India with respect to export of tea and tobacco. तो आपको ध्यान रखना है कि 10% का लिमिट होने वाला है. पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज, इससे रिलेटेड आप पेमेंट नहीं कर सकते. रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड विच इज हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, मतलब एक नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट के अंदर कोई भी आपको इंटरेस्ट इनकम आया तो आप उस इंटरेस्ट इनकम को आप आउटसाइड इंडिया रेमिट नहीं कर सकते या फिर इंडिया से बाहर से नहीं ले सकते. विजिट टू नेपाल और भूटान और एनी अदर ट्रांजैक्शन विद पर्सन हु इज लोकेटेड इन नेपाल और भूटान, मतलब आप ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप नेपाल और भूटान में घूमने नहीं जा सकते. विजिट टू नेपाल और भूटान और एनी ट्रांजैक्शन विद पर्सन ऑफ नेपाल और भूटान, मतलब नेपाल और भूटान के व्यक्ति के साथ में आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. दीज आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन अंडर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. Alright, now schedule number 2 talks about transactions that needs prior approval of central government. अब यहाँ पे देखोगे तो आप different purpose के लिए different industries mention की हुई है. So this one you will have to remember. Then only you can crack the examination. Otherwise, even if I explain it, not relevant. So I will relevant only the important points. So for example, let's say cultural tours के अंदर में आपको किसका requirement, किसका approval चाहिए होगा? तो Ministry of Home Resource Development या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, इसका आपको रिक्वायरमेंट, इसको अप्रूवल का रिक्वायरमेट लगेगा, तभी जाके आप ये ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर सकते हो. ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया फॉर द पर्पस अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल बिडिंग exceeding $1,10,000 by state government and its public sector undertaking. मतलब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो which is more than $10,000. So आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. लेकिन इसके अंदर ये क्या दिया हुआ है कि पर्पसेस अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग, मतलब इन 3 ट्रांजैक्शंस की, दैट इज प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग. ये 3 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, इवन इफ द अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग $10,000 दैट इज अलाउड एंड यू नीड नॉट टू हैव प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो एक्सेप्ट दीस ट्रांजैक्शंस एंड द एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू है एक्सीडिंग $10,000, then in such a case you need to obtain prior approval of central government. All right, this is fine. All these if you read you will be able to understand. This is important. Remittance of prize money or sponsorship of sports activity abroad by a person other than international, national, state level sports bodies if the amount involved exceeds $1 lakh. मतलब कोई भी इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज को छोड़ के अगर कोई भी आप एक ऐसा इंडिविजुअल बॉडी है जो कि आप आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस कर रहे हैं, क्या प्राइज मनी को, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज को, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अगर आप आउटसाइड इंडिया रेमिट कर रहे हैं, नॉट बीइंग एन इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, और अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज मोर देन $1 lakh, देन इन सच अ केस आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. ऑलराइट, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब आपको लेना तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा. नाउ शेड्यूल 3 में ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं, ट्रांजैक्शंस व्हिच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल जिसके अंदर चाहिए होता है, तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ इंडिविजुअल्स कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी ऑफ अप टू 2,50,000 फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. अच्छा, तो एक आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा. एक LRS होता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसके अंदर आप अप टू 2,50,000 रुपीज फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो आउटसाइड इंडिया के अंदर. इफ यू आर अ पर्सन हु इज सिचुएटेड इन इंडिया, अगर आप इंडिया में बैठे हो तो आप 2,50,000 रुपीज तक का फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो आउटसाइड इंडिया. दैट इज कवर्ड अंडर योर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दिस. नाउ an individual can avail foreign exchange facility of up to 2,50,000 for the following transactions. इन ट्रांजेक्शंस के लिए 2,50,000 रुपीज का मैंने जो लिमिट बताया था वो इन ट्रांजेक्शंस के लिए आप कर सकते हो.
तो सबसे पहला क्या है, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान को छोड़ के आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो और 2,50,000 रुपीज तक का आप रेमिटेंस कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, फॉरेन एक्सचेंज का, प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल, वेरेवर नेपाल एंड भूटान आ रहा है ध्यान रखिए कि फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, यहाँ पे रुपीज की बात नहीं हो रही है, आप फॉरेन एक्सचेंज का रेमिटेंस नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, इट टॉक्स अबाउट गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, मतलब आप गिफ्ट और डोनेशन का ट्रांसफर कर सकते हो अप टू 2,50,000 की लिमिट के अंदर। तो ये सारा का सारा जितने भी लिस्ट दी हुई टोटल कंबाइंड है, मतलब सारे के ट्रांजेक्शन को ऐड करके आपका अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए 2,50,000 से। अगर एक्सीड कर रहा है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन को करने से पहले, ठीक है। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लॉज रिलेटिव अब्रॉड, ट्रैवल कर रहे हो आप बिजनेस पर्पस के लिए, अटेंड कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, या फिर कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंस मीट करने के लिए, चेकअप करने के लिए अब्रॉड जा रहे हो, या फिर अकंपनिंग एज अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर आप कोई पेशेंट के साथ में आप अटेंडेंट बन के जा रहे हो तो आपको अलाउड है, तो भी आपको मतलब 2,50,000 रुपीज तक की लिमिट के लिए आपको आप एप्लीकेबल रहोगे, एलिजिबल रहोगे। 7th वन टॉक्स अबाउट एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना फॉरेन तो वो भी आपके लिए अलाउड हो जाएगा। स्टडीज अब्रॉड, अगर आप फॉरेन के अंदर स्टडी करने के लिए जा रहे हो, और एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, मतलब ये ट्रांजेक्शन एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर अंडरटेक करते हो तो आपको 2,50,000 रुपीज तक आप फ्रीली रेमिट कर सकते हो विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, if more than 2,50,000 then you will need approval of Reserve Bank of India, this is very important, okay। okay, इसके पहले एक नोट है कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप स्टार स्टार देख रहे हो, if you see 1 star here, यहाँ पे 2 स्टार आके रखे हैं, तो what does this star means? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि for the purpose of mentioned for the purposes of items which are mentioned in item number 4, 7 and 8, 4 is basically your immigration, आप इंडिया से बाहर एमिग्रेट हो रहे हो। 7 टॉक्स अबाउट एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, एक मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवाने के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, या फिर यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज अब्रॉड, बाहर पढ़ने के लिए अगर आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, अगर ये 3 ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 2,50,000 2,50,000 से लिमिट से भी आप ज्यादा का रेमिटेंस कर सकते हो विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इन 3 ट्रांजेक्शन के अंदर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी नहीं लगेगा, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है कि आप अगर बाहर एमिग्रेट हो रहे हो, या फिर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाहर जा रहे हो, या फिर आप स्टडी करने के लिए बाहर जा रहे हो, तो आप जहां पे भी जा रहे हो, आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हो तो हॉस्पिटल से, आप अगर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो वहां के इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट बना के दे दो कि भाई एस्टिमेट ऑफ अर्निंग, हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इतना है कि हमको $5,00,000 का खर्चा लगेगा 1 साल का, आप सर्टिफिकेट लाके तो वहां से आप सबमिट करो यहाँ पे, और यू विल बी एलिजिबल टू मेक मोर देन 2,50,000 रुपीज का अमाउंट भी आप वहां से इंडिया से बाहर ट्रांसफर कर सकते हो, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, आपको कोई आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। Now a person who is resident but not permanently resident in India, एक व्यक्ति जो कि resident in India but not permanently resident in India है, and is a citizen of foreign state other than Pakistan, मतलब एक व्यक्ति who is resident in India but not permanently resident in India, okay, and who is a citizen of foreign state other than Pakistan and citizen of India who is on deputation to the office or branch of foreign company subsidiary joint venture in India of such foreign company, then they can make remittance up to net salary। तो इसमें क्या बोलता है कि ऊपर हमने पढ़ा था कि 2,50,000 का रेमिटेंस कर सकते हो, ज्यादा करना तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक एक्सेप्शन अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया था, ये वाला। दूसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर आप एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि इंडिया में रेजिडेंट करते हो लेकिन परमानेंटली रेजिडेंट नहीं हो, आते हो जाते हो वो सिस्टम चल रहा है, और आप एक सिटीजन ऑफ इंडियन ऑफ फॉरेन स्टेट, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, या तो आप फॉरेन सिटीजन हो अदर देन पाकिस्तान, या फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया के, तो ये यहाँ पे है, और या फिर आप इंडिया फॉरेन सिटीजन हो अदर देन पाकिस्तान, या फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो एंड यू आर ऑन डेप्यूटेशन टू द ऑफिस और ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी जॉइंट वेंचर या फिर सब्सिडरी इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी, आप फॉरेन कंपनी के डेप्यूटेशन पे हो इंडिया के अंदर, देन यू कैन मेक रेमिटेंस अप टू योर नेट सैलरी। नेट सैलरी बोले तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस, तो आप नेट सैलरी तक का रेमिटेंस कर सकते हो, आपको कोई भी आरबीआई अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं है अगर अमाउंट 2,50,000 से भी ज्यादा होगा तो। I hope this is very very clear. If you like the video, please share with all your friends and do subscribe to the channel so that you will not miss out any more notification. कोई भी कंटेंट आएगा तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा, और ये मोटिवेशन भी मिलता है ताकि नई वीडियोस को लेके आए। Yes. B talks about donations exceeding 1% of their foreign. So अब जो आने वाले पॉइंट्स आने वाले B, C, D, E या नेक्स्ट 4-5 पॉइंट्स आने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन 5 में से 2 तो मेरे एग्जाम में आए थे, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी वेरी केयरफुल। Donations exceeding 1% of their foreign earnings during the previous 3 financial year or USD 50 lakh whichever is less। अगर आप डोनेशन कर रहे हो exceeding 1% of their foreign exchange earnings during the previous 3 financial years, मतलब आपने previous 3 financial year में जितना भी
अर्निंग्स किया था उसका 1% या फिर 50 लाख यूएस डॉलर, 50 लाख यूएस डॉलर, विच एवर इज लेस, मतलब दोनों में से जो भी कम होगा उससे अगर आप एक्सेस का अगर आप डोनेशन कर रहे हो आउटसाइड इंडिया में, तो आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल तो लगेगा ही लगेगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, अभी कमीशन की बात करते हैं. कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया. एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, पर्सन ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड, एक एजेंट है जो कि अब्रॉड के अंदर सिचुएटेड, अब्रॉड बोलो तो फॉर आउटसाइड इंडिया, लेट्स से कोई भी कंट्री ले लो, दुबई के अंदर बैठा हुआ है, फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया. वो बंदा वहां पे बैठ के इंडिया के अंदर एक कमर्शियल फ्लैट्स, कमर्शियल प्लॉट है, यहाँ पे एक फ्लैट है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, वो उसको बिकवाने के लिए आप उसको कमीशन पे कर रहे हो. और अगर वो कमीशन इज एक्सीडिंग 25,000 रुपीज और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, मतलब आपने एक प्रॉपर्टी को सेल किया, आपको $1 लाख आया, $1 लाख का 5% कितना होगा, $5,000 और $25,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, मतलब अगर तो विच एवर इज हायर 5 और 25 में से हायर कौन सा होगा, 25,000. तो अगर आप 25,000 से ज्यादा का अगर रेमिटेंस कर रहे हो कमीशन का, $25,000 से ज्यादा का रेमिटेंस कर रहे हो कमीशन का, देन इन सच केस यू विल नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन अगर तो उससे लिमिट से कम है, अगर ये कम है उससे, देन इन सच केस नो नीड टू टेक आरबीआई अप्रूवल. नाउ दे आर मेकिंग रेमिटेंस एक्सीडिंग $10 million फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब आप रेमिटेंस कर रहे हो आउटसाइड इंडिया एक्सीडिंग $10 million का रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और $1 million फॉर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट. प्लीज बी वेरी केयरफुल. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो लिमिट होगा $10 million का, और अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है तो लिमिट होगा ओनली $1 million का. बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस. अगर आप इससे ज्यादा का अगर पेमेंट कर रहे हो, एक्सीडिंग, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्सीडिंग, अगर आप इससे ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो, देन इन सच केस यू नीड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? इफ यस, प्लीज मेंशन इन द कमेंट हाउ यू लाइक द वीडियो. Okay, point number E talks about remittance by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses. क्या होता है कि कई बार फॉरेन की एंटिटीज इंडिया के अंदर आके कंपनीज को खोल देती है. अब क्या होता है कि उनका प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होता है, मतलब इनकॉर्पोरेट करने से पहले उनको काफी सारी फॉर्मेलिटीज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, काफी सारे लॉयर्स को हायर करना पड़ता है, काफी सारे सीएस को हायर करना पड़ता है ताकि वो कंपनी फॉर्मेशन में काम आए. तो उनका जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हुआ, अगर आप रेमिटेंस बाय एन इंडियन एंटिटी, तो मतलब इंडिया की एंटिटी अगर उसको प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोल के कोई भी अमाउंट का रेमिटेंस वापस कर रही है, उसको पैसा पे कर रही है, तो ये हायर नहीं होना चाहिए. अगर ये इससे हायर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा. वो सब व्हाट लिमिट क्या है तो देख लेते हैं. एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया और यूएसडी $1 लाख, या तो $1 लाख या फिर 5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया. लेट्स से उसने 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया इंडिया के अंदर, लेट्स से उसने $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, सॉरी $1 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया के अंदर, तो उसका 5% कितना हो, $5,000 और $5 लाख और $1 लाख, तो 5,000 और 1 लाख, विचएवर इज हायर. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. दोनों में से जो भी हायर होगा उससे अगर एक्सीडिंग अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो तो आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ऑलराइट, सो ओके, all these are very very important. Please be very careful with all these things. Now important points: if remittance for schedule 2 and schedule 3 transactions is made from RFC account, then no approval is required. RBI का अप्रूवल चाहिए नहीं होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल नहीं चाहिए होगा अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो RFC अकाउंट से. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 टॉक्स अबाउट रेमिटेंस फॉर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शन का इज मेड फ्रॉम EEFC अकाउंट, then also no prior approval is required except remittance for membership of P&I club and commission for sale of residential plots. एक बार पढ़ोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने की जरूरत है. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अपन ने पहले सीखा था. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया may hold, own, transfer or invest in foreign currency security immovable property which is situated outside India if they were acquired, held or owned by such person when he was resident outside India or inherited from a person who was resident outside India. Very important. A person who is resident in India may hold, own, transfer या फिर invest. मैं या तो मैं खरीद सकता हूँ, मैं own कर सकता हूँ, मैं invest कर सकता हूँ, या फिर मैं hold कर सकता हूँ. Foreign exchange, foreign security या फिर कोई भी immovable property which is situated outside India. लेकिन वो प्रॉपर्टी या फिर जो भी एक्सचेंज है, सिक्योरिटी है, जो भी है, वो मैंने अक्वायर की हुई है व्हेन आई वाज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, और मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से इनहेरिट की है जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, तो वो ट्रांजैक्शन अलाउ हो जाता है. सेम एज इन वन अबव अप्लाइज फॉर पर्सन रेजिडेंट इंडिया, मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में इसका अपोजिट हो जाएगा. प्लीज बी वेरी केयरफुल. ओके. पॉइंट नंबर 3 टॉक्स अबाउट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3.
करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर भी 3 शेड्यूल्स थे, कैपिटल अकाउंट में भी 3 शेड्यूल्स है। शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलता है, परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो वो ट्रांजेक्शन जो कि आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विच आर कंप्लीटली परमिसेबल। परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये ट्रांजेक्शंस विच आर परमिसेबल फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया and prohibited capital account transaction for person resident outside India. So these are the list of transactions which are permissible and which are so first one के अंदर schedule 1 में अंदर permissible capital account transaction, schedule 2 में permissible capital account transactions only for person resident in India। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो कोई भी बंदा कर सकता है, पर्सन रेजिडेंट है चाहे आउटसाइड इंडिया है। ये वाले ट्रांजेक्शन है जो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है, ये खाली परमिसेबल है किसके लिए, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए। और शेड्यूल 3 के अंदर ऐसे ट्रांजेक्शन की लिस्ट दी हुई है जो कि प्रोहिबिटेड है फॉर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन नॉट अंडरटेक दीस ट्रांजेक्शंस। अच्छा, ये वाला इफ यू रीड ये सारे पॉइंट अगर आप खुद से पढ़ोगे ना एकदम इजी समझ में आ जाएगा। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज ये वाला थोड़ा डिस्कस करना है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। Prohibited capital account transaction for person who is resident outside India. If you are making investment in business of chit fund, Nidhi company, agriculture and plantation activities, including farm activities, real estate business, and transfer of trading in transfer of development rights. So TDR stands for transfer of development rights. अगर आप ये 5 ट्रांजेक्शन करते हो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये 5 ट्रांजेक्शन आपके लिए कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। आप ये 5 ट्रांजेक्शन कर भी नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, कौन कौन से, बिजनेस ऑफ चिट फंड या फिर निधि चिट फंड, निधि कंपनी वाला, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज, पॉइंट नंबर 4 टॉक्स अबाउट रियल एस्टेट बिजनेस एंड पॉइंट नंबर 5 टॉक्स अबाउट योर ट्रेडिंग इन टीडीआर। तो ये 5 ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली प्रोहिबिटेड फॉर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। नाउ रियल एस्टेट बिजनेस शैल नॉट इंक्लूड, अभी रियल एस्टेट यहाँ पे दिया हुआ है, बट अगर आप दिखोगे गौर से यहाँ पे दिया हुआ रियल एस्टेट और यहाँ पे एक स्टार मार्क भी किया हुआ है। अच्छा, रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि रियल एस्टेट बिजनेस shall not include development of township, construction of residential, commercial premise, roads, bridges, REITs registered with SEBI etc. मतलब आप रियल एस्टेट एक्टिविटीज कर रहे हो और वो ऐसी एक्टिविटीज है जैसे कि आप डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स, ब्रिजेस, रीट्स विच आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई। अगर आप ऐसा सब एक्टिविटीज कर रहे हो तो वो रियल एस्टेट में कवर नहीं होता है, और आप ये एक्टिविटीज करने के लिए आप मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन अंडरटेक दीज एक्टिविटीज। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ये एक्टिविटीज को कर सकेगा। Now moving on to the overseas direct investment. आप देखोगे आपके मॉड्यूल में काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं, बट इफ यू डू दिस मच इज मोर देन इनफ। बाकी सब बकवास है, वो डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था, नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। डेफिनेशन, फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ओडीआई बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू लोन, इक्विटी एंड लोन एंड 100% ऑफ गारंटी अमाउंट एंड 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। मतलब इक्विटी, लोन, गारंटी 100%, जो परफॉर्मेंस फाइनेंशियल कमिटमेंट का डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको कि यू टेल मी व्हाट इज द फाइनेंशियल कमिटमेंट गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको ऑलवेज 100% ऑफ लोन, 100% ऑफ इक्विटी और 100% ऑफ गारंटी लेना है, और 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी आप लोगे। परफॉर्मेंस गारंटी मतलब विच इज डिपेंडेंट अपॉन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन, दिस काइंड ऑफ कंटिंजेंट गारंटी। ओके, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, उसके पहले समझ लो कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, इसका मतलब क्या होता है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक इंडिया का बंदा, अगर मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं अगर आउटसाइड इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं आउटसाइड इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन वाले अगर इंडिया में आके पैसा लगा रहे तो उसको बोलते हैं एफडीआई। ओडीआई के अंदर इंडिया वाला बंदा बैठ के बाहर वाले को पैसा दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ना ओडीआई में 2 तरीके के रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट होता है और एक होता है अप्रूवल रूट। एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक अप्रूवल रूट होता है। अप्रूवल रूट के अंदर आपको आरबीआई का फलाना ढमका सबका परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन आपका जो ये ओडीआई वाला रूट होता है, ऑटोमेटिक रूट होता है, उसके अंदर आपको सर्टेन एग्जम्पशन मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऑटोमेटिक रूट के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आउटसाइड इंडिया, मैक्सिमम $1 बिलियन और 4 टाइम्स ऑफ नेटवर्क व्हिचएवर इज हायर। हाउएवर इफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन $1 बिलियन, देन आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। दिस इज द एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट, ओनली दिस मच इज रेलेवेंट फॉर योर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। नाउ फेमा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2015। अब आपका फेमा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसके बाद में फेमा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ओनली 2 टॉपिक्स बचे हैं और आपका मोस्टली फेमा कवर हो चुका है। नाउ लेट अस डिस्कस डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कस्टम मैनुअल पोर्ट्स। ओके, अब क्या होता है ना कि अगर आप इंडिया से आउटसाइड इंडिया में कोई भी गुड्स भेज रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है तो कस्टम मैनुअल पोर्ट्स। कस्टम्स आपने जीएसटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ने वाले हो। आपके जीएसटी के अंदर कस्टम्स का एक सेपरेट मॉड्यूल है, एक सेपरेट क्या बोलते हैं, एक सेक्शन है आपके जीएसटी के अंदर। आपका पेपर नंबर आई थिंक 5 हो गया अभी, तो पेपर नंबर 5 के अंदर आपके एक सेपरेट पार्ट है, उसके अंदर कस्टम्स के बारे में बताते हैं कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया करते हो तो आपको कुछ कस्टम मैनुअल पोर्ट्स के अंदर आपको कुछ डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है। लेकिन क्या अमाउंट का सबमिट करना है आपको,
अगर अमाउंट असर्टेनेबल है, अगर आपको मालूम है कि भाई मैं जो गुड्स बाहर भेज रहा हूँ उसका वैल्यू इतना है, तो आपको फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज का आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लेकिन आपको पता नहीं कि अमाउंट ऑफ गुड्स कितना होने वाला है, आपको ये नहीं पता कि जीएसटी का वैल्यू कितना होने वाला है, समटाइम्स आपको नहीं पता होगा कि जीएसटी कितना होता है। तो इन सच केस आप क्या करना है, आपको वैल्यू एक्सपेक्टेड टू रिसीव, मतलब आपको कितना एक्सपेक्टेशन है उतना आपको डिक्लेरेशन करना है कि भाई मैं इतना वैल्यू का गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड इंडिया में भेज रहा हूँ। ऑलराइट, point number 2 talks about exemption from furnishing export declaration form. Now trade samples and publicity material supplied free of payment, मतलब exemption from furnishing export declaration form। आपको फर्स्ट पॉइंट में अपन ने पढ़ा कि आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। सेकंड नंबर पॉइंट में बोलता है कि आपको एग्जाम्पशन है कि आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं करना है, और ये इन ट्रांजेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। ये ट्रांजेक्शन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप रीड करोगे आपको कुछ में समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू एज सून एज पॉसिबल। मैं पढ़ने बैठा तो चुपके टाइम वेस्ट होना और कुछ नहीं। ऑलराइट, export declaration form EDF and soft tax in case of services to for goods to be submitted to no EDF। अच्छा, export of goods अगर आप कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आपको सॉफ्ट टैक्स फॉर्म होता है वो आपको सबमिट करना पड़ता है। लेकिन किसको सबमिट करना पड़ता है, तो आपको जो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो आपको डुप्लीकेट कॉपी सबमिट करनी पड़ती है कस्टम ऑफिसर को। वो क्या करता है, उसको वैलिडेट करेगा और एक ओरिजिनल कॉपी क्या करेगा, आरबीआई को ट्रांसफर कर देगा, और डुप्लीकेट कॉपी जो होगी वो आपको वापस से दे देगा आपके हाथ में। तो ये इन केस ऑफ गुड्स। अब सर्विसेज के अंदर आपको सॉफ्ट टैक्स फॉर्म फाइल करना पड़ता है, और सॉफ्ट टैक्स फॉर्म आपको ट्रिप्लिकेट कॉपीज मतलब 3 कॉपीज आपको देना पड़ेगा टू द ऑफिसर ऑफ आईटी। ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा, ओरिजिनल जो ऑफिस से जो लेगा ये डॉक्यूमेंट्स वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा आरबीआई को, डुप्लीकेट कॉपी एक्सपोर्टर को दे देगा, और तीसरी कॉपी वो अपने पास में रखेगा खुद के पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए। तो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के लिए आ सकता है कहीं से भी एमसीक्यू कि कितनी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है, किस किस को सबमिट होती है वगैरह, उतना ही बस। Now point number 4 talks about realization repatriation of export value। आपने गुड्स आउटसाइड इंडिया में भेजा, कब तक आपको पैसा वापस मंगाना है, तो आपने रियलाइजेशन या रिपाट्रिएशन करना है। पैसा आपको बाहर से आना चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, MCQ was asked in my examination from this point। Point number B talks about if export made to warehouse outside India, then realize export value within 15 months from the date of export। मतलब अगर आपने क्या किया, एक एक्सपोर्ट मेड टू वेयरहाउस आउटसाइड इंडिया, आपने एक आउटसाइड इंडिया के अंदर वेयरहाउस के अंदर ट्रांसफर किया है, देन आपको एक्सपोर्ट वैल्यू कब तक रियलाइज करना है, आपको 15 मंथ्स का टाइम मिलेगा आपको एक्सपोर्ट वैल्यू रियलाइज करने के लिए। एंड अबव पीरियड में भी एक्सटेंडेड इफ रीजनेबल कॉज। तो अगर ये जो पीरियड है 9 मंथ्स और 15 मंथ्स का, क्या ये बढ़ा सकते हैं आरबीआई के पास में। अगर आपके पास रीजनेबल कॉज है तो आप एप्लीकेशन दीजिए, उनको लगेगा कि हाँ भाई बढ़ाना चाहिए तो आपको भी बढ़ा के दे देंगे। दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 4। नाउ सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट टू ईडी विद इन 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट ऑफ सॉफ्ट टैक्स फॉर्म। अब आपने क्या किया, एक्सपोर्ट ईडीएफ सबमिट कर दिया, सॉफ्ट टैक्स फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आपको विद इन 21 डेज के अंदर ईडी बोले तो आपका जो बैंकर होगा, एडी कैटेगरी 1 एडी कैटेगरी 2 जो भी बैंकर होगा, आपको उसको 21 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा सॉफ्ट टैक्स और ईडीएफ फॉर्म। ईडीएफ बोले तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म इन केस ऑफ गुड्स एंड सॉफ्ट टैक्स इन केस ऑफ सर्विसेज। पॉइंट नंबर 6 टॉक्स अबाउट एडवांस पेमेंट्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट। अब क्या हुआ, आपको फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि हमने गुड्स बाहर बेच दिए, वो हमने ट्रेड बेसिस भेजा और हमको कब तक पैसा मंगाना है। अब क्या हुआ कि एडवांस में पैसा आ गया आपको और आपको गुड्स बाहर में भेजना है, तो क्या प्रोविजन से इससे रिलेटेड। नाउ शिपमेंट इज टू बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। मतलब जिस दिन आपको एडवांस पेमेंट मिल गया उसके एक साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इफ एनी पेएबल ऑन द एडवांस पेमेंट शिल नॉट एक्सीड लाइबोर प्लस 100 पॉइंट्स और other rates as prescribed by the RBI। and MCQ was asked in my examination also from this point। मेरे एग्जाम में भी आया था MCQ कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है, तो इट वुड बी मैक्सिमम 100% लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट्स या फिर एनी अदर रेट विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। इफ शिपमेंट इज नॉट मेड विद इन 1 ईयर, अगर एक साल के अंदर आपने शिपमेंट नहीं किया, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि आपको एक साल में शिपमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने शिपमेंट नहीं किया एक साल में, देन द अमाउंट ऑफ रिफंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेमेंट शुड ओनली बी मेड आफ्टर द फ्लो ऑफ RBI। एक साल में आपने रेमिटेंस, आपने गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी इंटरेस्ट पे करना है, जो भी आपको रिफंड करना है, वो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI होने के बाद में ही आपको रेमिटेंस करना है। पॉइंट नंबर 7 टॉक्स अबाउट पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स का पोजीशन और रिटेंशन कर सकते हो क्या, एनी पर्सन हु इज person resident in India is permitted to retain in aggregate foreign currency not exceeding $2,000 or its equivalent in form of currency notes, bank notes, travelers checks acquired by him। मैं गया फॉरेन से मैं करेंसी लेके आया, फॉरेन करेंसी, तो मैं मैक्सिमम $2,000 तक के और या कि इसके इक्विवेलेंट तक का ही अपने पास में रख सकता हूँ फॉरेन करेंसी, उससे ज्यादा नहीं रख सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, MCQ पर्सपेक्टिव। पेनल्टीज क्या आएगा अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो,
क्वांटिफाइबल है, अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल है तो अप टू थ्राइस द अमाउंट ऑफ सम इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर नॉट क्वांटिफाइबल है तो 2 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा, प्लस 5,000 रुपीज एवरी डे इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर इज आल्सो एप्लीकेबल। कंपाउंडिंग अलाउड है क्या? कंपाउंडिंग विद इन 180 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टर। ईडी को जब एप्लीकेशन मिली उससे 180 दिन के अंदर अंदर आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपील ट्रिब्यूनल टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, और जिस दिन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया उससे 60 डेज के अंदर आपको अपील करना है। ये खाली टाइमलाइन से याद रख लो, आपको ये नहीं सोचना कि कहां से है कैसा है, बस इतना टाइमलाइन याद रखो कि इससे इतनी डेट के अंदर आपको ये ट्रांजेक्शन करना है। एमसीक्यू के अंदर आ सकता है और कुछ रिलेवेंस नहीं है इसका। एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, इंपोर्ट के बारे में पढ़ लेते कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड किया है तो आपको क्या क्या प्रोविजंस को फॉलो करना है। टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट, इंपोर्ट किया है तो आपको कब तक आपको सेटलमेंट करना है इंपोर्ट का। नॉर्मल इंपोर्ट किया है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको बाहर वाले को पैसा देना पड़ेगा। अगर ड्यूरेबल गुड्स का इंपोर्ट किया है, लेट्स से एग्जांपल ऑफ टीवी और फ्रिज का इंपोर्ट किया आपने, और अभी क्या होता है कि टीवी फ्रिज के अंदर गारंटी वगैरह आती है, तो अगर आपने सपोज कीजिए आज पूरा पेमेंट कर दिया 100%, तो क्या होगा कल को मान लो टीवी फ्रीज खराब हो गया और बाहर वाले ने मना कर दिया कि भाई मैं तो रिप्लेसमेंट नहीं करके दूंगा, मैं आपको रिपेयर नहीं करके दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स एक थोड़ा क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन दिया है कि आप 70% आप कर दो विद इन 6 मंथ्स के अंदर। आपने जितने का एसी फ्रीज जो भी आपने ड्यूरेबल गुड्स मंगाया आउटसाइड इंडिया, 70% आप आज कर दो विद इन 6 मंथ एंड 30% आप कर दो एक्सपायरी ऑफ द वारंटी पीरियड, मतलब जब भी वारंटी पीरियड एक्सपायर होगा उसके वारंटी पीरियड एक्सपायर होने के बाद में आपको 30% करना है। तो 70% विद इन 6 मंथ एंड 30% आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वारंटी पीरियड। तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दोनों हो गया अपना यहाँ पे। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट, पेमेंट इन मैक्सिमम 5 इयर्स। अगर डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट किया, आपने बोला कि भाई मैं तो किस्तों में दूंगा, तो ये मैक्सिमम 5 साल के हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लिमिट फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में बी ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑफ अप टू 6 मंथ्स एट अ टाइम, मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। मतलब 6 महीने तक आपको पेमेंट करना आउटसाइड इंडिया। अभी यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई, तो आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल सकता है, और वो मैक्सिमम 5 बार मिल सकता है। मतलब 6 महीने का मतलब मैक्सिमम 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन एट अ पॉइंट आपको 6 महीने का ही एक्सटेंशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का भी दे दिया, 6 महीने खत्म हुए फिर और 6 महीने का दे देंगे, फिर अगले 6 महीने खत्म हो गया फिर और 6 महीने का दे देंगे। तो ऐसे 6 महीने करके आपको मैक्सिमम 3 साल तक का आपको क्या बोल सकते हैं आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको एक साथ में 6 महीने का ही मिलेगा। अगर आपने पेमेंट डिले किया है ड्यू टू डिस्प्यूट और फाइनेंशियल डिफिकल्टी, देन एक्सटेंशन इज अलाउड प्लस इंटरेस्ट में बी चार्ज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। पेमेंट डिले किया ड्यू टू पेमेंट आपने डिले किया ड्यू टू डिस्प्यूट या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टी, देन एक्सटेंशन इज अलाउड, एक्सटेंशन अलाउड होगा, इंटरेस्ट आपको चार्ज करेंगे मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। एमसीक्यू आया था मेरे एग्जाम में भी कि मैक्सिमम कितने इयर्स तक का इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा। दिस इज नॉट मच रेलेवेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ इफ यू रीड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो आउटसाइड इंडिया? अलाउड सब्जेक्ट टू सेंडिंग इनटू इंडिया, अगर आप बाहर से इंडिया के अंदर भेज सकते हो, देन ट्रांसफर थ्रू ई ट्रांसफर, इन ट्रांसफर की तरह ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आप इंडिया से बाहर से इंडिया के अंदर लेके आ रहे हो तो आप सबमिट इन करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप कितना करेंसी लेके आए हो बाहर से, एंड फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड इफ करेंसी प्लस बैंकर्स नोट प्लस ट्रेवलर्स चेक इज मैक्सिमम $10,000। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं चाहिए होगा अगर आपका करेंसी बैंकर्स नोट ट्रैवलर्स चेक सब मिला करके मैक्सिमम $10,000 तक का है, और या फिर ओनली करेंसी इज अप टू $5,000, या फिर आप खाली करेंसी लेके हो और वो $5,000 तक की है, तो उस केस के अंदर आपको क्या होगा करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म देने की जरूरत नहीं होगी। नाउ इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी का इंपोर्ट कर रहे हो तो रिटर्निंग फ्रॉम नेपाल और भूटान कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी कितना भी अमाउंट लेके आ सकते हो, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा का नोट नहीं होना चाहिए। एनी अदर कंट्री से आ रहे हो तो मैक्सिमम 25,000 रुपए का आप इंडियन करेंसी लेके आ सकते हो। ये इंडियन करेंसी के बारे में, और ये जो ऊपर पॉइंट था ये वाला, ये फॉरेन करेंसी के बारे में बात करता था। नाउ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लिमिट एंड लेवरेज, एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। एक तो देखो आपको ना इन्वेस्टमेंट, आपसे अगर बाहर से पैसा चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो या फिर आप बोरिंग्स कर सकते हो बाहर से, तो उस बोरिंग्स को ही बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज ईसीबी अप टू $750 million और इज इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंदर $750 million आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बाहर से पैसा उठा सकते हो। फर्दर इन केस ऑफ एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी, एफसीवाई बोलते हो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स रेज फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर,
ECB liability equity ratio for ECB raised under automatic route cannot exceed 7:1. मतलब आपका जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम 7:1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए in case of direct foreign equity holder. All right. Okay. However, this ratio is not applicable if outstanding amount of all ECB including proposed one is up to $5 million. आपको ये रेशियो को देखने की जरूरत नहीं है. अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस जो आप फर्दर अमाउंट रेज कर रहे हैं वो अप टू $5 million तक का, तो आपको ये रेशियो को कंप्लाई करने का जरूरत नहीं होगा. हाउ ECB कैन अराइव इन इंडिया. ECB कैसे आ सकता है? ECB आ सकता है एक तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर, एक आ सकता है अप्रूवल रूट के अंदर. नो RBI अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बोरोवर टू रेज मनी सबमिट टू ECB1 एंड अप टू $750 million तक कोई भी बोरोवर पैसा उठा सकता है बाहर से. RBI अप्रूवल नहीं होगा, लेकिन और अप्रूवल रूट के अंदर आपको RBI का अप्रूवल लगेगा अगर आपको फॉरेन से पैसा उठाना है तो. इश्यूएंस ऑफ गारंटी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड NBFCs अगेंस्ट ECB इज नॉट परमिटेड. एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक या कोई या फिर NBFC कोई भी ECB के अगेंस्ट में गारंटी दे सकता है क्या? आंसर इज नो. कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती. पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर कैन बी पार्क्ड आउटसाइड इंडिया टिल यूटिलाइजेशन. मतलब पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर कैन बी पार्क. अगर आपको फॉरेन करेंसी में एक्सपेंडिचर करना है तो आप इसको आउटसाइड इंडिया में पार्क कर सकते हो यूटिलाइजेशन करने से. लेकिन अगर आपको INR एक्सपेंडिचर है, आपको इंडिया के अंदर उस पैसे को लाके खर्चा करना है, तो इट कैन बी रिटेन्ड विद ED कैटेगरी बैंक अंटिल इट इज यूटिलाइज्ड. मतलब खाली ED कैटेगरी बैंकर के पास आप रख सकते हो. एंड कैन बी इन्वेस्टेड इन टर्म डिपॉजिट्स मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. मतलब मैक्सिमम 12 महीने के लिए आप उसको इन्वेस्ट करके रख सकते हो. ओके, यस. दिस इज नॉट रेलेवेंट. पॉइंट नंबर 6, एनी चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ECB. अगर कोई भी चेंज हुआ टर्म्स एंड कंडीशन में तो आपको 7 दिन के अंदर DSIM बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को 7 दिन के अंदर अंदर आपको आगाह करना पड़ेगा कि भाई ECB के अंदर ये चेंजेस हो चुके हैं. पॉइंट नंबर 7 टॉक्स अबाउट एक्चुअल ECB ट्रांजैक्शंस टू बी रिपोर्टेड इन ECB2 रिटर्न थ्रू ED कैटेगरी 1 बैंकर. जो भी ट्रांजैक्शन करते हो आपको ECB2 के अंदर आप फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा और इट शुड बी रीच टू DSIM विदिन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ. जिस मंथ में ट्रांजैक्शन हुआ उसके 7 दिन के अंदर ही आप उसके पास में पहुंच जाना चाहिए. ऑलराइट. नाउ ECB फैसिलिटी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. अब कई सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है तो उनके लिए एक अलग से ECB का फ्रेमवर्क है. वो बोलता है कि मिनिमम MAMP मिनिमम एवरेज मेंटेनेबल पीरियड जो होगा वो 3 साल का होगा. मैंडेटरी एजिंग अब नहीं जरूरत नहीं है और ओवरऑल लिमिट जो होगा वो $10 billion या फिर उसके इक्विवेलेंट का होगा. वेरी इजी टू. अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आप खुद को समझ में आ जाएगा. 11 टॉक्स अबाउट ECB फॉर स्टार्टअप्स. काफी सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो क्या बाहर से पैसा उठा सकते हैं? आंसर इज यस. दे कैन स्टार्टअप विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, जो कि आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ है. तो अगर आप उसके अंदर रजिस्टर्ड हो स्टार्टअप तो आप ECB रेज कर सकते हो मैक्सिमम 3 साल के लिए. USD अमाउंट कितना होगा? USD 3 million और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर एंड यू आर एलिजिबल टू हेज. मतलब आपके रिस्क को आप हेज कर सकते हो. ये वाले जो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं मैं आपको बोलूंगा ये ECB से रिलेटेड है, आपको इसको पढ़ना है. जैसे मिनिमम एवरेज होल्डिंग पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, MAMP क्या होता है. तो अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के लिए अलग अलग MAMP दिया हुआ है. जैसे कि अगर ECB रेज किया है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अप टू 50 million और इट्स इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर. मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने 50 million या फिर उसके इक्विवेलेंट एक फाइनेंशियल ईयर में रेज किया है तो MAMP वुड बी 1 year. यहाँ पे आप MCQ पूछ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने $50 million तक का रेज किया है ECB, तो उसका MAMP कितना होगा? तो आपको याद रखना है कि इसका MAMP 1 साल का होगा. तो इस तरीके से ये पूरा टेबल मैंने ICI मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाला है. इफ यू रीड इट यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड इट. एंड बस ये वाला टेबल आप कर लोगे तो दिस इज मोर देन इनफ. इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच.